ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राजकोषीय घाटा की। ये क्या है? फिस्कल डेफिसिट। ये सबसे महत्वपूर्ण घाटा है और बार बार आपके मन में, मुझे लगता है कि जब से क्लास चल रही है 10 बार आप लोगों ने पूछा होगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, और मैं हर बार कहा हूँ कि बताऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे नहीं आता था, आता था, लेकिन वो जहाँ पे टॉपिक आएगा वहीं पढ़ाया जाएगा आपको। राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो अगर इसकी परिभाषा की बात करूं, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बात करता हूं मैं, कि सरकार के एक वित्तीय वर्ष के संपूर्ण देयता अथवा उधारी को व्यक्त करता है। राजकोषीय घाटा सरकार के एक वित्तीय वर्ष के संपूर्ण देयता को या उधारी को व्यक्त करता है। इंग्लिश में कहते हैं कि जो सरकार को देश लाने की जितनी बोरोइंग रिक्वायरमेंट हो एक फिनेंशियल ईयर में, उसको जो बताता है, इंडिकेट करता है, वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। लेकिन राजकोषीय घाटा को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। हम आते हैं उसी टेबल पे जो कि हमने आपको दिया है पहले से। क्या है ये टेबल? ये टेबल जो बताया था कि बजट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। इसमें हमने सार्वजनिक प्राप्तियाँ, सार्वजनिक व्यय, इन सब की बातें हमने की थी। और ये चार, एक प्राप्तियाँ, दो प्राप्तियाँ यहाँ पे और दो व्यय यहाँ पे। अब राजकोषीय घाटा होता क्या, सरलता से समझा जाए। मैंने क्या कहा कि सरकार की एक वित्तीय वर्ष में, एक फिनेंशियल ईयर में जितना सरकार को देना है, जितना सरकार का कर्जा रह गया है और जितना सरकार की उधारी है, उसे हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और किसी भी देश के लिए राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट बहुत ही चिंतनीय मुद्दा होता है, यानी देश पर कर्जे बढ़ाता है। क्या है ये? अब देखो, अगर पूछूं मैं कि जब बनता है बजट तो सरकार पहले क्या करती है, या जो बजट डिपार्टमेंट बनाता है, जो वित्त मंत्रालय का विभाग है बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों का विभाग वो बनाता है, तो आखिर वो क्या करता है? पहले खर्चे तय होता है या पहले आय तय होता है? क्या पूछा मैंने? जब बजट बनेगा तो पहले सरकार खर्चा तय करेगी और उसके अनुसार आय देखेगी, कितना आय आ रहा है, कितना कर्जा लेना होगा, या गवर्नमेंट पहले ये देखेगी कितना हमारा आय है, इतना ही हम खर्चा करें? तो मैंने बताया है पहले, विकासशील देश में ऐसा नहीं होता है। विकासशील देशों में अगर सरकार जितना पैसा आएगा उतने ही खर्चा करेगी तो क्या होगा? फिर सारे विकास की गतिविधियां जो हैं सारे रुक जाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास उतने पैसे आएंगे नहीं और सरकार एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना खर्चा नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकार पहले जो है, जो विभाग बनाता है बजट, पहले वो क्या करेगा? पहले वो व्यय को देखेगा, एक्सपेंडिचर को देखेगा। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा कितना जो है व्यय है। अब अगर इस साल 24-25 के बजट की बात मैं करूं तो सरकार ने क्या बताया कि हमारा जो कुल व्यय है वो लगभग, एज्यूम कर बता रहा हूं, लमसम 47.6 लाख करोड़ है। इतना लाख करोड़ रुपये सरकार ने कहा कि हम खर्चा करेंगे। ये खर्चा करना मजबूरी है आपकी, क्योंकि इतना से कम में काम नहीं चलेगा। हर सेक्टर को, हेल्थ को, एजुकेशन को, इंफ्रा को, सबको देना है। सरकार के बताया था कि ये खर्चे बढ़ रहे हैं, पूंजी व्यय, कैपिटल पर सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है, यानी सरकार ज़्यादा इंफ्रा होगा डेवलप कर रही है, तो ये 47.6 लाख करोड़ सरकार खर्चा करेगी। अब गवर्नमेंट देखेगी कि हमारे पास ये आ कितना रहा है। राजस्व प्राप्ति, जो कि सरकार की कमाई होती है, बताया है मैंने, ये सरकार की एक्चुअल कमाई होती है, ये कितना आ रहा है? तो सरकार ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि 30 लाख करोड़ करीब ये हमारा आ रहा है। एक्सपेक्टेड है, लमसम फिगर दे रहा हूं मैं, ये सब आगे भी 1000, 100 में तक हैं, लेकिन लमसम दे रहा हूँ। 47.6 लाख करोड़ सरकार ने कहा कि इतना हमारा खर्चा होगा, और 30 लाख करोड़ हमारे रेवेन्यू में, रिसीट्स में, राजस्व प्राप्तियाँ, जो सरकार की कमाई है, टैक्स से, फीस से, फाइन से, सभी टाइप के टैक्सेज हैं, डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज, जीएसटी, सब चीज़ें, उसमें सरकार कह रही है कितना आएगा। अब क्या होगा? अब इसके बाद एक चीज देखा जाएगा कि पूंजी प्राप्तियां में दो प्रकार की प्राप्ति होती है। एक कहते हैं डेट रिसीट्स, यानी ऋण प्राप्तियां। डेट रिसीट्स यानी कि ऋण प्राप्तियां। एक बार मिटाता हूं इसको मैं। डेट रिसीट्स लिखते डेप्ट हैं, पढ़ते हैं डेट, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको ऋण प्राप्तियां। और एक होता है एनडीसीआर, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, गैर
ऋण पूंजी प्राप्तियां। यानी जो पूंजी प्राप्तियां में दो प्रकार की प्राप्तियां होती, एक जो कर्जे होते हैं, बताया था पूंजी प्राप्तियां होती क्या है, वैसी प्राप्तियां जो या तो सरकार के देयता में वृद्धि कर दे, सरकार के कर्जे में वृद्धि कर दे, या सरकार के की संपत्ति में कमी कर दे। बताया था ना मैंने आप लोग, असेट्स में कमी कर दे या लायबिलिटी में इंक्रीजमेंट कर दे। तो अब ये सरकार का अपना हो गया, ये सरकार की कमाई है, ये गवर्नमेंट को खर्चा करना है। अब गवर्नमेंट देखेगी कि ये कितना आ रहा है, ये लोन नहीं है, ये इसमें क्या आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है। इसमें बताया था मैंने विनिवेश आता है, डिसइन्वेस्टमेंट याद होगा आप लोगों को, विनिवेश आता है। इसमें क्या आता है, ऋणों की वसूली आती है, ये पिछला देख लेंगे आप लोग, ऋणों की वसूली आती है, उसको फिर यहाँ नहीं समझाऊंगा। जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो पिछला वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा उनको, और फिर समझ में आसानी होगी। तो आपकी विनिवेश भी और ऋणों की वसूली यहाँ आती है। अब गवर्नमेंट देखेगी कि 30 लाख करोड़ तो हमारी कमाई हो गई, और कितना हम विनिवेश कर रहे हैं, कितना हमें ऋणों की वसूली हो रही है, वो गवर्नमेंट देख लेगी। और वो करीब गवर्नमेंट के पास जो आ रहा है, वो आ रहा है मान लो कि 1 लाख करोड़, एक कमी आता है। यानी गवर्नमेंट अपने कोई संपत्ति बेचेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, उससे पैसा आएगा, और गवर्नमेंट के कोई लोन गवर्नमेंट ने दिया था तो उस लोग ने, उस संस्था ने लोन पे रिपेमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट को इतना पैसा आ जाएगा, यानी 1 लाख करोड़ हो गया। अब 30 लाख करोड़ गवर्नमेंट की कमाई है, 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट का ये इससे पैसा आ रहा है, और खर्चा हमारा 47.6 लाख करोड़, यानी कि इन दोनों को प्लस कर देंगे, 30 + 1 31, और 47 में से माइनस कर लेंगे, यानी करीब 16 लाख करोड़ जो है, 16.6 लाख करोड़ जो भी है, वो गवर्नमेंट को इस साल देश को चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा। इतने कर्जे गवर्नमेंट पे रहेंगे, इतने कर्जे गवर्नमेंट पे बढ़ेंगे, और इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखोगे तो क्या हो गया, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू कुल व्यय माइनस, ब्रैकेट में है ये, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। इंग्लिश में कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इज माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से इन दोनों को माइनस कर लोगे। ये कितना था हमारा 47.6, लमसम बोल रहा हूं मैं, इस पे आप एग्जैक्ट मत मानेंगे। इतना लाख करोड़, ये कितना था 30, और ये कितना था 1, यानी कि ये 30 + 1 31 हो गया, और 47 में से माइनस कर लो, यानी 16.6 लाख करोड़। और एग्जैक्ट फिगर जो हमारे देश का है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा का, वो यही है 16.6 लाख करोड़। यानी देश को चलाने में एक साल में इतना खर्चा हो रहा है, इतना लायबिलिटी बढ़ रही है, इतने कर्जे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर फिगर की बात करूं मैं तो देख लो, इस साल 24-25 का 5.1% ऑफ जीडीपी है। अगर इसको फिगर में लें तो 16.85 लाख करोड़, एग्जैक्ट फिगर बोलूं मैं 16.85 लाख करोड़। इतना गवर्नमेंट को पैसा जो है वो क्या करना है, उधारी रहेगी, कर्जे रहेंगे, लेना पड़ेगा या बकाया रहेगा देश को चलाने के लिए। और ये जो एक्चुअल जो था 22-23 में, ये था करीब 6.4 लाख करोड़, और इसको अगर फिगर में लोगे तो ये था करीब 17.37 लाख करोड़। यानी 17-18 लाख करोड़ रुपया देश को लायबिलिटी हुई थी 22-23 में चलाने में, देश के चलाने में कह सकते हैं। और 22-23 का बजटरी एस्टीमेट जो था, एडवांस एस्टीमेट कहते हैं, वो 5.9% था, और ये 23-24 में रिवाइज हो गया है 5.4%। और अगला बजट जो बनेगा 25-26 वाला, उसमें ये आ जाएगा एक्चुअल, और इसका आ जाएगा रिवाइज। और फिर मैंने कहा था, हर जगह कहता हूँ कि इसका अगले साल 25-26 में रिवाइज होगा, क्योंकि अनुमान है ना, ये पता नहीं पूरा होगा नहीं होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, खर्चे बढ़ जाएंगे, आमदनी कम हो जाएगा। और इसका एक्चुअल कब आएगा, 26-27 के बजट में इसका एक्चुअल आएगा, है ना। तो राजकोषीय घाटा कोई कहे क्या होता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में देश को चलाने के लिए जो भी सरकार के आमदनी के अलावा जितना व्यय करना होता है, तो व्यय और आमदनी के अंतर को, यानी एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के अंतर को, रिसीट्स में कौन कौन आते हैं समझ गए आप लोग। हाँ, पूछ लीजिएगा, डाउट कोई होगा तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो पूछ सकते हैं आप, नोट करते रहिए, डाउट मैं अभी बताऊंगा डाउट आपको खत्म करने के बाद, है ना। तो ये राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डिफिसिट होता है, और हमारे देश के लिए चिंता का विषय बना
जब मैं मुख्य परीक्षा का टॉपिक लिवाऊंगा तो राजकोषीय घाटा की क्या समस्याएं हैं, राजकोषीय घाटा कैसे देश के लिए समस्या का कारण बनता है और कैसे इसको कम करें, इस पर भी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग अब।